आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं कक्षा 11वीं सांख्यिकी के अंतर्गत जो परिक्षेपण की माप में हमने विस्तार, चतुर्थक विचलन तथा माध्य विचलन का अध्ययन किया है। आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे प्रमाप विचलन या मानक विचलन की। तो प्रमाप विचलन क्या है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं, आज एक उदाहरण लेकर हम इसको समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मानक विचलन शब्द है, मानक विचलन शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इसका एक और प्रचलित नाम है प्रमाप विचलन, और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन या प्रमाप विचलन निकालना सीखेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम याद कर लें, जब हमने माध्य विचलन निकालना सीखा था। जब हम माध्य विचलन निकालना सीखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, पद मूल्यों का जो समांतर माध्य है उससे विचलन ज्ञात करते हैं। माध्य विचलन जब आप निकालते हो तो माध्य विचलन में क्या करते हो, सबसे पहले समांतर माध्य निकालते हो, और समांतर माध्य से फिर हम इन पद मूल्यों का विचलन निकालते हैं, और विचलन निकालने के बाद विचलनों का योग करते हैं। तो माध्य विचलन से प्रमाप विचलन या जो मानक विचलन है ये कैसे भिन्न है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। पद मूल्य से हम यहाँ पर भी विचलन निकालेंगे, लेकिन जब हम विचलन निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर चिन्हों के साथ में निकालते हैं। यानी जब हम विचलन लिखेंगे तो चिन्हों के साथ लिखेंगे। ऋणात्मक विचलन को ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे, धनात्मक विचलन को धन चिन्ह के साथ लिखेंगे। समझ में आ गया? एक अंतर ये है। दूसरा, हम विचलनों का योग करते थे। जब हम माध्य विचलन ज्ञात करते थे तो हम विचलनों का योग करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, विचलनों का वर्ग करेंगे, और विचलनों का वर्ग करने के बाद विचलनों के वर्ग का योग ज्ञात करेंगे। सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो जो प्रमाप विचलन का सूत्र है वो क्या है, प्रमाप विचलन या मानक विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा डी वर्ग बटे एन। यानी यहाँ पर हम सिग्मा डी वर्ग बटे एन इसको हल करने के बाद इस पूरे का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वह क्या होगा, मानक विचलन या प्रमाप विचलन होगा। और प्रमाप विचलन को हम ये जो संकेत आप देख रहे हैं ना, इस संकेत से व्यक्त करते हैं। ये संकेत क्या कहलाता है, छोटा सिग्मा। बड़ा सिग्मा है ये जो ई आकार का होता है ना, ये क्या है, बड़ा सिग्मा। और बड़े सिग्मा का उपयोग कहाँ होता है, योग के लिए। कहाँ उपयोग होता है, योग। जब हम जोड़ते हैं ना, किसी समंग श्रेणी को हम जोड़ते हैं तब हम बड़े सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि हमने एक सारणी बनाया है, और सारणी में हमने क्रमांक तथा पद मूल्यों को लिखा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समंग श्रेणी का समांतर माध्य निकालेंगे। हम जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं उस विधि का नाम है वास्तविक माध्य विधि। वास्तविक माध्य विधि, इस विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम इन पद मूल्यों का क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, देखिए पद मूल्य 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 10 39, 39 और 11 50, 50 और 14 64। सिग्मा एक्स का मान आया 64। अब हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। इस सूत्र में मान रख करके हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो सिग्मा एक्स का मान कितना आया वहां पर, 64, और एन का मान कितना है, कितने पद मूल्य हैं, 8 पद मूल्य है ना, तो एन का मान कितना है, 8 है। अब 64 में 8 से भाग कर दीजिए। 8 का भाग 64 में दोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8, और 8 क्या है, ये आपका समांतर माध्य। क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है ना। अब इस समांतर माध्य से हम इन पद मूल्यों का विचलन लिखें, जैसा कि हम माध्य विचलन निकालने में करते थे। अब विचलन निकालने के लिए आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना है। तो चिन्हों का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, पद मूल्यों से माध्य को घटाना। पद मूल्य यहाँ पर क्या है, कितना है, 3 है। इसमें से हम क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे। 3 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 5। क्या आएगा, और कौन सा 5 होगा, ये धन होगा कि ऋण होगा,
ऋण 5 होगा, है ना। यहाँ पर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, तो ऋण 5। तो यहाँ पर हम ऋण चिन्ह के साथ में लिखेंगे, ठीक। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या है, 5 में से आप 8 को घटाइए, क्या आएगा, 3 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ऋण 3, ठीक है। इसी तरह 6 से 8 को घटाओ, 6 से 8 को घटाओगे तो ऋण 2 नहीं बोलो, ऋण 2, ठीक है, क्या आ गया, ऋण 2। इसके बाद में फिर क्या है, 7, तो 7 ऋण 8 में क्या आएगा, ऋण 1, तो यहाँ लिखेंगे हम ऋण 1। अब 8 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 0, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। 10 में से 8, अब यहाँ पदमूल्य बड़ा है, इससे आप समांतर मात्र घटाओगे, तो 10 से आप 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 2, धन 2 चिन्ह के साथ लिखना है। और 11 में से 8 घटाएंगे तो धन 3, और 14 में से 8 घटाएंगे तो धन 6। जब हम माध्य विचलन निकालते हैं तो हम इन चिन्हों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जब प्रमाण विचलन निकालते हैं या मानक विचलन निकालते हैं तो चिन्हों के साथ में लिखते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन विचलनों का वर्ग करना है। इस कॉलम में हम क्या करेंगे, विचलनों का वर्ग लिखा है ना, इन विचलनों का वर्ग लिखेंगे। और विचलन क्या है, ऋण 5 है, तो ऋण 5 का वर्ग, तो ऋण 5 का वर्ग कितना होगा, 25। अब देखिए, ऋण 5 का वर्ग मतलब ऋण 5 गुणा ऋण 5, है ना, ऋण 5 गुणा ऋण 5। बहुत से लोग भूल गए होंगे, तो ऋण 5 का ऋण 5 में गुणा करना है, तो 5 का गुणा आप 5 में करोगे, है ना, तो 5 25, और ऋण का गुणा ऋण से होगा तो संख्या कैसी हो जाएगी, तो जितनी भी ऋणात्मक विचलन है इनका जब आप वर्ग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। हम विचलनों को धनात्मक बनाने के लिए ही वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण 5 का वर्ग कितना होगा, 25, ऋण 3 का वर्ग क्या होगा, 9, ऋण 2 का वर्ग क्या होगा, 4, और 1 का वर्ग क्या होगा, 1, 0 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और 6 का वर्ग 36। सबका वर्ग हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, सिग्मा डी वर्ग निकालना, यानी इन वर्गों का योग करना, विचलनों के वर्गों का योग करना। देखिए जोड़े, 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38, 38 के 8, हासिल 3। अब 3 को दहाई में जोड़ो, 3 और 2 5, इधर दहाई 3 ही है, 5 और 3 8, कितना आ गया, 88। अब सूत्र में मान रख देंगे, सूत्र है छोटा सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा डी वर्ग के बटे n। इस सूत्र में मान रख देंगे तो सिग्मा बराबर छोटा सिग्मा यानी स्मॉल सिग्मा बराबर सिग्मा डी वर्ग, तो सिग्मा डी वर्ग का मान कितना है, 88। 88 के बटे n कितना है, n 8, 88 के बटे 8। इसको हल करना है तो छोटा सिग्मा बराबर अंडर रूट 88 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ पर भी 8 एकम 8 और 8 एकम 8 यानी 11 8 88, 11 बार कट गया ना। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये करनी के अंदर क्या आएगा, 11 से बचा। अब करनी का मतलब क्या है, वर्गमूल, है ना, करनी यानी वर्गमूल। अब आपको क्या करना है, 11 का वर्गमूल ज्ञात। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि याद है कि नहीं, 8वीं में पढ़े थे, कौन बताएगा, किससे बनेगा 11 का वर्गमूल निकालना, आकांक्षा, चलिए ठीक है, याद नहीं है हम बता रहे हैं। 11 का वर्गमूल आपको निकालना है तो हम भाग विधि से 11 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 11 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करें, 11 के बाद लगाएं दशमलव, और दशमलव के बाद जोड़े जोड़े में शून्य उतारें, और दशमलव चिन्ह के बाईं तरफ भी 2-2 अंक की जोड़ी बना लें। दशमलव के बाईं तरफ 11 है यानी 2 अंक हैं तो इनकी जोड़ी बन गई है ना, 1-1 की जोड़ी। दाईं तरफ भी 0-0 की जोड़ी और यहाँ 0-0 की जोड़ी। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर आप देखो पहली जोड़ी क्या है,
11। तो 11 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 11 से छोटी वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। यहां पर देखो ना आप, ये सब आपने वर्ग लिखे हो कि नहीं? तो 11 से छोटी वर्ग संख्या दिख रही है इसमें, 4 भी है, 9 भी है, 1 भी है। तो 11 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी 9। हम यहां पर क्या लिखेंगे? 9। अब 9 किस संख्या का वर्ग है? 9 किस संख्या का वर्ग है? 3 का। तो हम यहां ऊपर लिखेंगे 3। ठीक है, 11 में से 9 घटा देंगे, कितना बचा? 2। और चूंकि 9 3 का वर्ग है तो यहां लिखेंगे 3। 3 में 3 ही जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। ठीक, अब आगे चलें। 2 के बाद में यहां पर जो अगली जोड़ी है, भाग की विधि में हम एक एक अंक लेते हैं ना, लेकिन भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय हम पूरी जोड़ी उतारते हैं। तो यहाँ पर आप शून्य की एक जोड़ी उतार लीजिए। अब यहाँ संख्या क्या हो गई? 200। यहाँ पर संख्या क्या है? 6। अब 6 पर आपको, मान लीजिए आप 6 पर 2 लिखते हैं तो आपको 2 से ही गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 124 आ गया। हम एक्चुअली भाग दे रहे हैं ना। अब अगर आप 6 पर 3 लिखते हैं तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। 3 तिरका 9 और 3 6 18, 189। अगर आप 6 पर 4 लिखते हैं तो 4 से ही गुणा करेंगे। तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25। तो अगर आप 6 पर 4 लिखते हो तो 256 हो जाता है, जो 200 से अधिक है ना। तो हम इनमें से कौन सी संख्या लेंगे? ये 6 पर हम क्या लिखेंगे? 3, और 3 से ही गुणा करेंगे। संख्या क्या आ गई? 189। 189 घटा देंगे। और 6 पर हमने यहाँ 3 लिया है तो 3 ऊपर भी भाग में, मतलब भागफल में या वर्गमूल में हम लिख देंगे। ऊपर भी आपने 3 लिख दिया। यहाँ पर कितना हो गया? 63। अब 189 को आप घटाइए। यहाँ देखें, शून्य के माने 10, 10 में से 9 गया 1, से 1 इधर चला गया। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 8 गया तो 1, और 2 के स्थान पर क्या बचा? 1। 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर क्या आ गई संख्या? 11। ठीक है, अब दशमलव के बाद हम कम से कम 2 अंक तक निकालेंगे। तो 2 अंक तक निकालने के लिए आपको और आगे चलना है। अगली जोड़ी उतार लो। कितना हो गया? 1100। और यहाँ पर चूंकि आपने 6 पर 3 उतारे थे तो 3 ही जोड़ो इसमें। 3 और 3 6, और 6 66 हो गया। अब जो 1100 है, 1100 में आपको भाग देना है इस संख्या का, लेकिन इस पर भी आपको क्या करना है? जैसे 66 पर अगर आप 2 लिखते हो तो 2 से ही गुणा करोगे, है ना। 2 दूनी 4, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13। अगर आप 66 पर 3 लिखते हो तो 3 से ही गुणा करोगे। 3 तिरका 9, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। तो आप देखें, अगर आप 2 बार भी लिखते हो, 2 बार भी लिखते हो तो 1324 हो जाता है, जो इस संख्या से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 1 ही लिखेंगे और इस 1 को यहाँ लिख देंगे। और 1 लिखा है तो 1 का ही गुणा होगा, है ना। 66 पर 1 लिखा, 1 का गुणा होगा तो 1 1 में 1 6 1 6 कितना है? 661। 661 घटा दो। शून्य के माने 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा? 9। 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर क्या बचा? 0, यानी 10, 10 में से 6 गया 4। दशमलव के बाद 2 अंक तक हमको भागफल मिल गया, यानी वर्गमूल क्या है 11 का? 3.31। आगे भी हम करते रह सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंकों से आगे जाने की आवश्यकता नहीं। कुल 11 का वर्गमूल आया है 3.31। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। और क्या है ये? मानक विचलन या प्रमाप विचलन। क्या है? मानक विचलन या प्रमाप विचलन। तो समझ में आया है कि नहीं सभी को? अब आप किसी भी व्यक्तिगत श्रेणी में, ये कौन सी श्रेणी थी? व्यक्तिगत श्रेणी थी ना। किसी भी व्यक्तिगत श्रेणी में वास्तविक माध्य विधि के द्वारा प्रमाप विचलन या मानक विचलन ज्ञात कर सकते हो कि नहीं? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने व्यक्तिगत श्रेणी में वास्तविक माध्य विधि द्वारा मानक विचलन या प्रमाप विचलन ज्ञात करना सीखा। अपने आगामी वीडियो में हम कल्पित माध्य विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना करना सीखेंगे। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।